नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज हमारे विवेक रस्तोगी जी हैं, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि जिस तरह से आपने बैंकिंग प्रणाली को लेमन लैंग्वेज में बताया है, उसी तरह से आप थोड़ा सा राज्यसभा के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा समझाइए, जिससे हम समझ सकें कि राज्यसभा में एक्चुअली होता क्या है। तो साथियों, राज्यसभा को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो संसद क्या है। संसद 3 सत्रों से मिलकर बनता है। एक तुम्हारा लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। तो जो उच्च सदन है, उच्च सदन को राज्यसभा बोला जाता है। लोअर सदन, जो निम्न सदन है, निम्न सदन को लोकसभा बोला जाता है। अब बात करें अगर जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको भी सांसद बोला जाता है, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको भी सांसद बोला जाता है। अब इसमें जो तीसरा सदन बनाया हुआ है, लोकसभा जो निम्न सदन है, उसमें जो लोकसभा के माध्यम से चुने हुए सांसद हैं वे बैठते हैं। जो उच्च सदन है, जिसे राज्यसभा बोलते हैं, उसमें वे लोग बैठते हैं जो राज्यसभा के माध्यम से आए हैं चुन के। और एक है संयुक्त सदन, जिसमें इन दोनों को ही बुला कर बिठाया जाता है जब कोई विशेष सत्र होता है। अब सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि जो लोकसभा है ना, लोकसभा होती है 5 साल के लिए। मतलब अगर आपने अभी चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद 5 साल तक आपकी चली सरकार, 5 साल बाद आपको फिर से इलेक्शन कराना है। और इलेक्शन में चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, सरकार चाहे जिसी की भी आए, इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा कभी भी ख़त्म नहीं होती। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, राज्यसभा का नहीं होता। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। साथियों, मेरे वर्ड समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। ये यूपीएससी में पूछे जाते, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। अब बात करते हैं कि ये फिर ऐसे चलता कैसे है साथियों। इसमें हर 2 साल में 1/3 मतलब 1/3 सांसद जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ऐसा समझो, अगर ऑल ओवर सांसद हैं, मतलब 220 है ना, 233 सांसद हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा में सीटें हैं वो हैं 250, लेकिन जो सांसद हैं राज्यसभा के वो हैं 245। लेकिन 245 में भी जो सांसद चुनाव के माध्यम से आते हैं, मतलब चुन के आते हैं, वे हैं 233 सांसद। अब 12 सांसद कौन है? 12 सांसद साथियों नॉमिनी सांसद होते हैं, जिनकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजता है कि इन लोगों को आप नॉमिनेट कर दो राज्यसभा के सांसद के लिए। जिसमें भी रेखा, तुम्हारा सचिन तेंदुलकर, ये नॉमिनेट सांसद हैं। 5 सांसद अभी रोक के रखे हुए हैं। 250 सांसद राज्यसभा में बैठते हैं, 5 सांसद रोक के रखे गए हैं ताकि भविष्य में इनको एडिशनल ऐड किया जाए। तो पहली बात तो कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो हमेशा रहता है। राज्यसभा कभी भी खंडित नहीं होती। लोकसभा 5 साल के लिए होती है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और हर 2 साल बाद 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा सांसद रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे सांसद आ जाते हैं। और उन सांसद जो आए हैं उनका कार्यकाल फिर 6 साल के लिए हो जाता है। अगले 2 साल में फिर 1/3 सांसद वे रिटायर हो जाते हैं, फिर उनकी जगह पर दूसरे आ जाते हैं। ये इसलिए बनाया गया था साथियों कि अगर भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बने कि अगर संसद लोकसभा भंग है, उस कंडीशन में देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, जो पदेन होता है, जो मतलब मेन आदमी होता है, मुख्य आदमी, वो होता है उपराष्ट्रपति। समझ गए? और एक होता है तुम्हारा संयुक्त सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को लोगों को मिलाकर बनता है, जो विशेष सत्रों में बुलाया जाता है। तो पहली बात तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो लोकसभा में पेश होते हैं, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, ना कि निम्न सदन। कोई भी सदन, अगर जैसे कोई कानून बनता है तो कानून बनने से पहले का प्रोसीजर है साथियों। क्या प्रोसीजर है कि वो पहले एक बिल के रूप में आता है। भाई कोई भी सांसद कोई भी अगर कानून के बारे में कहना चाहता है या कुछ लाना चाहता है तो वो पहले संसद में लाता है कि भाई मैं इस बिल पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो वो बिल देगा, किसको देगा? लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको। वो उस पर वोटिंग कराएंगे। वोटिंग में वो बिल कितने मतों से पास होता है, पास होने के बाद वो फिर जाएगा राज्यसभा। मतलब वो लोकसभा से पास हो गया। सपोज करो एक बिल आया कि कल से सब लोग ब्लू कलर की शर्ट पहनेंगे,
ठीक है, ये ब्लू बिल आया, अभी ये बिल है, कानून नहीं बना, तो इसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा कि हम ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी कि जिनकी भी जैसी जैसी ड्रेस है, उनकी सबकी ब्लू कलर की ड्रेस होगी। मैं साथियों एक आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि ऐसा ही कुछ आता है। तो किसी सांसद ने कोई बिल लाया, उस बिल को लाने के बाद वो लोकसभा में गया स्पीकर के पास, स्पीकर ने उस पर पहले चर्चा करी, भाई एक तरफ विपक्ष बैठा, एक तरफ पक्ष में बैठे, दोनों में चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद वो वोटिंग में हुई। वोटिंग में मान लो ऑल ओवर जो सांसद हैं, मतलब लोकसभा में सपोज करो 400 कुछ सांसद हैं या 343, उसमें 273 अभी मान लो बीजेपी के पास में है, तो जाहिर सी बात है वो बिल पास हो गया। वो फिर जाएगा उच्च सदन, मतलब वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में वो फिर वो सेम प्रोसीजर राज्यसभा में भी होगा जो लोकसभा में हुआ, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, तो वो राज्यसभा में पास हो जाएगा। तो जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो वो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और राष्ट्रपति जिस समय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद वो जो बिल है कि आज से सब लोग ब्लू शर्ट पहनेंगे, वो बिल नहीं रहता, वो कानून बन जाता है। वो संविधान में लिखा जा सकता है उसकी इतने संविधान संशोधन के तहत आज से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ब्लू शर्ट पहनेंगे। ये क्या हुआ, ये अभी तक तो था बिल, लेकिन बिल आने के बाद ये क्या हो गया, कानून बन गया। ऐसा प्रोसीजर होता है। अब समझें कि क्या जो विवेक तिवारी पूछ रहे थे, क्या प्रधानमंत्री को कोई हटा सकता है। तो साथियों मैं थोड़ा सा आज राज्यसभा के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, पर चूंकि ये आपने बीच में क्वेश्चन किया था तो मैं क्यों ना इसका आपको जवाब दे दूँ। देखो क्या है कि प्रधानमंत्री क्या है, जो लोकसभा के चुने हुए सांसदों में से ही कोई एक सांसद होता है जो कि मेन मुख्य आदमी होता है, जिसे प्रधानमंत्री बोलते हो आप। और प्रधानमंत्री को वैसे तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पास में बहुमत नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में बहुमत खो चुका है, तो उसे वो राष्ट्रपति हटा सकता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। जस्ट 1 मिनट। प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि मैं बहुमत में हूँ। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन करना गलत है कि कौन प्रधानमंत्री को हटा सकता है। प्रधानमंत्री को हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास में है, और राष्ट्रपति को तभी हटा सकता है अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है इसके पास में पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर सपोज करो 200 सीटें हैं, है ना, किसी लोकसभा में, मतलब उदाहरण से समझा रहा हूँ, तो आपको 101 सीटें, 1/3 तो चाहिए ही ना। अगर 50-50 है तो मतलब प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है। 101 सीट एक पास में, 99 सीट एक पास में, तो जिसके पास 101 सीटें हैं वो उसकी सत्ता में सरकार है, ये समझ लो। अब उसकी सत्ता में सरकार है, तो अगर ऐसा लगा कि ये जो 2 सांसद थे वो इसकी तरफ से घट के इसकी तरफ चले गए, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगेगा कि इसके पास बहुमत नहीं है, जिसके पास 99 थे उसके पास बहुमत है, मतलब उसके पास अब 101 हो गया। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद से हटा सकता है उसे। तो फिर क्या होगा, फिर इलेक्शन होगा, वो उसे चुनाव नहीं होगा, उन्हें वोटिंग करनी पड़ेगी लोकसभा में अपने सदन में, और उसे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। जितने सांसद जिसकी तरफ वोट करेंगे उसको उतने ही, फिर उसे उतने से बहुमत सिद्ध करना होगा कि मान लिया जाएगा अगर इधर वाले ने 104 लोगों ने वोट किया और इधर वाले को मात्र 96 लोगों ने वोट किया, तो अभी सरकार किसकी थी, इसकी थी, क्योंकि इसके पास में 101 सांसद थे, सांसद जो लोकसभा से चुने हुए हैं। अब ये सरकार थी 101 थे, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि यार इसके पास में पूर्ण बहुमत है नहीं। अब इस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया। अब जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गया, इसको अब लोकसभा में जाके अपना बहुमत सिद्ध करना है। बहुमत सिद्ध करना, 200 के 200 सांसदों ने वोटिंग की, 200 सांसदों ने वोटिंग की, तो इस वाले को जिसके पास 99 थे इसकी तरफ 5 चले गए और इसके पास हो गए 104 सांसद। तो अब अपनी तरफ से प्रधानमंत्री ये बनाएगा, अभी ये था तो अब ये बनाएगा, ये अपने प्रधानमंत्री बनाएगा, ये अपने जितने भी कैबिनेट मंत्री बनाएगा। अभी अगर साथियों बात करें ना वर्तमान में, तो 93 विभाग है, मतलब 93 विभाग हैं जो जिनके अंदर में काम होता है। 58 से ज़्यादा मंत्रालय हैं भारत के अंदर। इनका जो कामकाज देखते हैं ना, जैसे 58 मंत्रालय है, तो उन मंत्रालयों का जो कामकाज देखते हैं, जो मंत्री होंगे वो कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बात एक ही है। अब एक बात समझ लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री और
जो तुम्हारा स्वतंत्र मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रधानमंत्री, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा राज्यसभा के लिए आज जो वीडियो बना रहा था, लेकिन तुमने थोड़ा सा पॉलिटिक्स में दूसरी तरफ ले गया, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, बता देता हूँ। देखो, कैबिनेट मंत्री जैसे तुम्हारा अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है तुम्हारे, है ना, तुम्हारा रेल मंत्री पीयूष है, ऐसे ही तुम्हारा शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। तो ये क्या है, ये कैबिनेट मंत्री हैं। अब ये कैबिनेट में आके सवाल जवाब करेंगे। जो स्वतंत्र प्रधानमंत्री होता है ना साथियों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री को रहती है डायरेक्ट, उसकी पूरी रिपोर्टिंग जो करता है वो प्रधानमंत्री को करता है, ये समझ लो आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। तो पहली तो बात ये हो गई कि लोकसभा में जो वोट डालते हैं ना, वो हम आप जो नॉर्मल व्यक्ति जो वोट डालता है, चाहे विधायक के लिए डाले, चाहे वो लोकसभा सांसद के लिए डाले, तो इसीलिए इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है, इसीलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है। अब इसकी आपको अगर संसद, तो दोनों देखने में एक से लगेंगे, पता कैसे चलेगा साथियों। जो लोकसभा होता है उसका जो कारपेट होता है ना, जो नीचे बिछा हुआ रहता है, उसे आप अगर देखो तो वो ग्रीन कलर का होगा। और जो राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा का जो कारपेट होता है ना बिछा हुआ, वो होता है रेड कलर का। इस बात को आप छोटा छोटा नोट कर लेना, ये यूपीएससी लेवल पे एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो पहली बात, आप लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस समझ गए होंगे। दूसरी बात, लोकसभा का जो सांसद होता है ना, उसको फॉर्म भरने के लिए लगभग 25 साल की उम्र होना जरूरी है। और राज्यसभा का अगर आप सांसद के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी एज 30 साल होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, बड़ा सदन है तो इसलिए थोड़ा सा मैच्योर व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा में तो आपकी पॉपुलरिटी आम जनता के पास होनी ज़रूरी है। अगर आपकी पकड़ है जनता के पास तो आप लोकसभा सांसद के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कुछ जमानत वगैरह देखें। और अगर आप सपोज करो जनता में इतने पॉपुलर नहीं हो और आपको सरकार संसद भेजना चाहती है, तो वो किस तरह से भेजती है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को भेजने की चर्चाएं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो अभी दिल्ली के पूर्व सीएम थे, जिनके साथ में भी शराब को लेकर के भी घोटाला हुआ था, अब उनके साथ में क्या पंगा हो गया है कि उनकी जो दिल्ली की सरकार थी वो तो गई चली, दिल्ली की सरकार चली गई, तो अब वो चले गए हैं तुम्हारा पंजाब, क्योंकि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो उन्हें क्या ऐसा चल रहा है कि पंजाब से उनको राज्यसभा का सांसद चुन के भेजने की कंडीशन चल रही है। तो वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आपका जनता से डायरेक्ट लिंक नहीं रहता। जो एमएलए होते हैं ना, जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होते हैं, जैसे आप विधायक को चुनते हो, है ना। अगर आप सपोज करो यूपी में हो, तो यूपी में आपने किसी विधायक को चुना होगा। 403 विधायक हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में, ऐसा समझो। और उत्तर प्रदेश में अगर 403 विधायक हैं, तो जैसे राज्यसभा के सांसद होते हैं ना, लोकसभा के, तो आपको मैंने बता ही दिया, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है कि आप हम चुनते हैं और वो लोकसभा में जाते हैं। उन्हीं में से कोई एक आदमी होता है जिसे वे सभी सांसद वोट कर देते हैं, वो प्रधानमंत्री हो जाता है। और वो फिर सब लोगों को चुन के अपने अपने कैबिनेट मंत्री बना लेते हैं। भाई किसी को, जैसे भी तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन कृषि मंत्री बना दिया, तो किसी को उड्डयन मंत्री बना दिया। तो 58 मंत्रालय हैं और लगभग 93 विभाग हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं, एक को 2 दे दिए, एक को 3 दे दिए। तो एक तो ये समझ लो लोकसभा वाला प्रोसीजर आपने। तो ये 2 सदन बताया ना, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। तो निम्न सदन का प्रोसीजर तो ये है कि जो सांसद होता है उसका चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद में सभी सांसद एक मंत्री को चुन लेते हैं। जिस मंत्री को सब सांसद सपोर्ट करते हैं वो प्रधानमंत्री हो जाता है और वो फिर अपनी सरकार चुनता है। सरकार के बाद अपने अपने कैबिनेट मंत्री बनाता है। जिसकी ज़्यादा सरकार है, जो लीडर विपक्ष में जिसकी कम है, वो विपक्ष का लीडर बन जाता है, ताकि वो आम जनता की आवाज़ उठा सके। सरकार एक अधिकार से अपना रूप ना ले ले, मतलब कुछ भी दे धड़ाधड़ चढ़ा दे, तो इसलिए विपक्ष का नेता भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है लोकसभा का प्रोसीजर समझ गए होंगे। अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अगर किसी की पकड़ आम आदमी के पास में नहीं है, मतलब जनता से उसकी खास अच्छी खासी पकड़ नहीं है, तो उसको भेजना है राज्यसभा। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा है। तो राज्यसभा के सांसद चुनते कौन है, पहले तो ये देखो, राज्यसभा के सांसद चुनते विधायक। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के हिसाब से समझाऊंगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है राज्यसभा में,
टोटल नंबर ऑफ सीट है साथियों 245 सीट है, 250, पर चूंकि जो सांसद हैं वो 245 हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन उन 245 सांसदों में से भी जिन सांसदों के ऊपर चुनाव होता है, जो वोटिंग के माध्यम से आते हैं, वो आते हैं 233 सांसद। 233 सांसदों में बाकी 12 सांसद कहाँ से आते हैं साथियों? जो 12 सांसद हैं वो नॉमिनेट सांसद होते हैं। नॉमिनेट सांसद मतलब कि जिन लोगों का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए भेजता है कि भाई इस व्यक्ति को आप सांसद नियुक्त कर दो, वे नॉमिनेट व्यक्ति होते हैं। तो उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है 12 आदमियों को, 12 सांसदों को, मान्य सांसदों को 12 को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और बाकी के 233 जो हैं वे आते हैं चुन के। अब चुन के कैसे आते हैं साथियों? वे नंबर ऑफ स्टेट से आते हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, वो उसी के हिसाब से डिफाइन होते हैं कि किस स्टेट में कितने आएंगे। चाहे जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लो, तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सांसद है वो होते 31। तुम्हारा दिल्ली छोटा राज्य है तो कम है, तुम्हारा उत्तराखंड है उससे कम है, हरियाणा में शायद 6 हैं। तो ऐसे जिस स्टेट के, जैसे राजस्थान में 11 हैं, शायद 10 हैं, तो जैसे जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी रहेगी उसी के हिसाब से राज्यसभा सांसद डिफाइन होते हैं कि भाई इतने इतने सांसद रहेंगे। ये तो पहला हो गया, 12 सांसद नियुक्त हो गए। अब इनका चुनाव कैसे होता है साथियों? तो इनका जो चुनाव होता है ना वो होता है ई वॉलेट पेपर से। अब ये कौन सी नई समस्या खड़ी होगी कि हम तो ईवीएम मशीन से करते, तो ये इतनी पीछे क्यों रह गए, या ई वॉलेट पेपर क्या पंगा है? देखो साथियों क्या है कि इनका जो चुनाव होता है ना, जब भी राज्यसभा के सांसदों का चुनाव होता है तो उसमें आप हॉर्स ट्रेडिंग और बाड़ेबंदी जैसा नाम सुनोगे। अब ये सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि हॉर्स ट्रेडिंग मतलब घोड़े की ट्रेडिंग, खरीदे बेची, और बाड़ाबंदी मतलब जब आप किसी पशुओं को एक बाड़े में बंद कर ले तो उसको बाड़ाबंदी के रूप से कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शब्द हैं। देखो समझो कि जो राज्यसभा सांसद हैं ना, हर 3 साल में, हर 2 साल में 1/3 सांसद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी तक नहीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का जो सांसद होता है उसका कार्यकाल होता है 6 साल का। अब उसे आप समझो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, मतलब अगर कोई राज्यसभा का सांसद चुना गया है ना, तो वो अब अगले 6 साल के लिए रह गया। अब आने वाले 2 साल बाद जो 1/3 है, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, उनकी जो सीटें खाली होंगी उन सीटों पे आने वाले 6 सालों के लिए फिर से चुनाव होगा। तो समझो, ऐसा समझ लो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो। अगर हमारे पास में वर्तमान में अभी 233 सांसद हैं, जिन सांसदों पर चुनाव होता है, अब अगर हर 3 साल में, मतलब हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो रहे, मतलब 75 सांसदों की सीट हर 2 साल में खाली हो रही है ना। 7 दूनी 14, 7 21 और 5 तिया 15, मतलब 235 के आसपास मान लो। मैं आपको समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। तो जो 75 सीट जो खाली हो रही है ना, वे 75 सीटें ऑल ओवर स्टेटों में डिवाइड हो जाएंगी कि भाई इस स्टेट से इतनी सीटें आनी है, इस स्टेट से इतनी सीटें आनी है, इस स्टेट से इतनी सीटें आनी है। तो अगर ऐसे देखे जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, जस्ट 1 मिनट साथियों, तो उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है राज्यसभा की? मतलब 31, राउंड फिगर में 30 मान लो। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 2 साल में जब सांसद रिटायर होंगे तो 10 जो राज्यसभा के सांसद है वो चुन के जाएंगे। ये तो डिफाइन क्लियर है। तो अब तुम समझो यहाँ से खेला कहाँ होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 10 चुन के जानी है ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसा तो यार मतलब मेरे को अगर राज्यसभा का सांसद बनना है तो मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहला क्या है कि आपको जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो राज्यसभा के सांसद के लिए, उसकी कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? पहला तो आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, तो वो तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है कि आपको 1/3 उस पार्लियामेंट का, जिस राज्य में आप राज्यसभा सांसद के लिए फॉर्म फिल भरना करना चाहते हो, उसका 1/3 मतलब या तो 10 विधायक आपकी सपोर्ट में रहे जो आपको सपोर्ट करें कि भाई हम इसको फॉर्म भराना चाह रहे हैं राज्यसभा के सांसद के लिए, या फिर 1/3, ऐसे 403 विधायक हैं तो या तो 10% हो गया तुम्हारा 40 विधायक, या फिर कम से कम 4, तो इतने होने चाहिए। तो इससे एक फिल्टर लगने से पूरा कचरा साफ हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जिसको पार्टियां चाहेंगी वही सांसद का चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा में, कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ऐसा नहीं कि मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, बनना चाहता हूँ तो मैं फॉर्म भर दूँ, क्योंकि आपको कम से कम 10 विधायक होंगे जो आपको प्रेफरेंस करेंगे कि हाँ हम इनको राज्यसभा के सांसद बनाना चाहते हैं, या फिर 1/3।
अब ऐसा समझो, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 सीटों में से 273 के आसपास में उत्तर प्रदेश में सीटें, है ना, 200, अब 68% के आसपास शेयर बनता है। मतलब 10 सीटों में से 6 सीट तो ऐसी हैं जो कि जिसे भी बीजेपी चालेगी उसको भेज देगी। अब बची 4 सीट, तो उन 4 सीटों में होता क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा कैलकुलेशन बिठाया, मतलब ऐसा कोई गणित बिठाया कि वो कट ही नहीं रहा कहीं भी, मतलब एक सांसद के लिए मान लो आपको 40 विधायक चाहिए, लेकिन आपके पास हो रहे हैं मान लो 32-35, तो आप क्या करोगे? आप 5 विधायक को या तो निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी से आप अपनी तरफ करोगे, जिससे कि आपका एक राज्यसभा का सांसद और चुना जाए। एक और होती है साथियों, एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, वो ये है कि लोग बाग ऐसा सुनते हैं कि अगर कोई विधायक मान लो जेल में है, तो क्या वो जेल में रहने के बाद अपना विधायकी के लिए जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें वोट कर सकता है? तो साथियों ऐसा नहीं है। अगर वो व्यक्ति जेल में है और वो विधायक है, तो वो राज्यसभा का वोट नहीं कर सकता, किसी कंडीशन में नहीं कर सकता। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा क्या है कि इनके जो वोट होते हैं ना, वो वॉलेट पेपर से इसलिए होते हैं साथियों कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने किसी एक को बटन दबा दिया। ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5, ऐसा समझो अगर 10 मेंबर हैं और 11 भरे हैं, तो अब सब के सब वोट करेंगे। सपोज करो, मैं और छोटे से समझा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो 4 व्यक्ति हैं, है ना, सीट है 3। अब 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने भरा है इलेक्शन के लिए चुनाव, और सीट कितनी है? 3 है। तो अब क्या होगा, जब वो वोट करेंगे ना विधायक, वो वॉलेट पेपर में प्रेफरेंस देंगे कि भाई हम 1 नंबर पे इसे रखना चाहते हैं, 2 नंबर पे इसे रखना चाहते हैं, 3 नंबर पे इसे रखना चाहते हैं, 4 नंबर पे इसे रखना चाहते हैं। तो अब होगा क्या कि जब उनकी गिनती होगी, तो अब एक बात तो ये कि ये जो किसको वोट दे के आए हैं ना, ये किसी को बता नहीं सकते कि आपने किसको वोट दिया। कौन नहीं बता सकते? जो विधायक होते हैं किसी भी राज्य के, ठीक है। अब जब ये प्रेफरेंस देते हैं ना, तो अब जब उनकी काउंटिंग होती है, तो पहली प्रेफरेंस में मान लो किसी को मिल गए 41 वोट, तो वो तो पहले सांसद बन गया। दूसरे में मिल गए किसी को मान लो 35 वोट, तीसरे में मिल गए किसी को 38 वोट, चौथे में मिल गए मान लो किसी को 15 वोट। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एक विधायक चुना गया और सीट कितनी थी? 3। 2 विधायक रहेगी, एक के पास में 37 है, एक के पास 35 है, एक के पास में 13 है। तो जो 13 है वो तो पहले ही बाहर हो गया, लेकिन अब वो 13 जिसके पास थी ना, अब उसके सेकेंडरी वोट देखे जाएंगे कि भाई इसमें जो 1 2 3 करके प्रेफरेंस दिया है ना, उसमें दूसरे नंबर पे किसे दिया है। मान लो किसी उन 13 आदमियों में से 4 आदमियों ने बोला कि हम इसे चुनना चाहते हैं, मतलब 37 वाले को, तो 37 और 4 41 हो गए, तो वो भी राज्यसभा का सांसद नियुक्त होंगे। अब उसमें से 3 व्यक्तियों ने बोला कि हम इसे चुनना चाहते हैं, तो मतलब जिसके पास 38 थे उसके पास 3 आ गए। तो ऐसा है, किसी भी विधायक की जो वोट है ना, वो खराब नहीं होती। तो ये इसीलिए जो वॉलेट पेपर से इनका चुनाव किया जाता है। इसीलिए जो आपने देखा होगा ना, बाड़े बनती है राज्यसभा का चुनाव में, विधायकों की खरीद फरोख्त होगी, या किसी होटल में कितने विधायक बंद कर लिए या उनको नज़रबंद कर लिया, वो इसीलिए होता है ताकि विधायकों की जो ना खरीद फरोख्त ना की जा सके। अब ये समझ लेते हैं, पहला तो भारत के जिन लोगों का 5 साल का कार्यकाल होता है ना, वो जस्ट 1 मिनट साथियों, जिन लोगों का भारत के जो ऊंचे पद पर विराजमान हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है, उनमें तुम्हारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के सांसद, ये जो प्रधानमंत्री भी आ गया उसमें सब आ गया, वे सब होते हैं तुम्हारे राज्यसभा, मतलब 5 साल का कार्यकाल। अब 6 साल का किन का होता है, ये भी तो समझने की बात है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी का 6 साल का होता है कि यार राज्यसभा के जितने सांसद हैं सबका 6 साल का कोई टाइम पीरियड है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मतलब जिसमें तुम्हारा मुख्य चुनाव आयुक्त और तुम्हारा एक चुनाव आयुक्त और एक है एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, एक चुनाव आयुक्त हो गया। इनकी भी जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का है, या इनकी 65 साल एज हो जाए। दोनों में से एक साल, एक चीज़ पहले होनी चाहिए भाई। या तो व्यक्ति कोई समझ लो 61 साल में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना, अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना 61 में, तो 61 4 साल का ही उसका टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि 65 में उसे रिटायर होना है हर हाल में। और अगर कोई बन गया सपोज करो 56 में, तो 56 और 62 तक रहेगा वो। मतलब या तो वो 65 साल का पहले हो जाए, और या फिर उसकी जो एज है ना
65 की ना होकर तो उसका जो कार्यकाल है वो 6 साल का हो जाए। लेकिन इन लोगों की जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति करता है। दूसरा, इनका जो वेतन होता है ना साथियों, वो वेतन भी जो हमारे भारत के जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उन्हीं के अनुमान उन्हीं के अनुसार रहता है। उन्हीं के अनुसार सैलरी रहेगी इनकी, उन्हीं के अनुसार भत्ते रहेंगे। मतलब पूरे सब चीज़ उसी लेवल की मिलती है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को भी। जो भारत के माननीय न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट है या जो भी, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सैलरी होगी वही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की रहेगी। जो उनके भत्ते रहेंगे वही इनके रहेंगे। सुविधाएं सब उसी के लेवल की होती है और कार्यकाल भी उनका 6 साल का होता है। किनका? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो पहली सब चीज़ तो आपको क्लियर आ गई होगी समझ में कि भाई जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है। राष्ट्रपति का खुद का कार्यकाल 5 साल का होता है और प्रधानमंत्री, चूँकि वो लोकसभा का सांसद है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का सांसद तो है नहीं, और तुम्हारा जो उपराष्ट्रपति, ये सब 5 साल के होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा खंडित नहीं होती, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। अगर पूछा जाए, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो राज्यसभा कभी भी खंडित नहीं होती। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल होता है तो राज्यसभा के सांसदों का। राज्यसभा के जो सांसद है उनका कार्यकाल होता है तुम्हारा 6 वर्ष का, और वो हर 2 साल बाद 1/3 हिस्से के जो सांसद हैं वो रिटायर कर जाते हैं और उनके पद पे नए सांसदों की नियुक्ति हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में जो सांसद है वो अब नए आने वाले 6 वर्षों के लिए बना है, तो अब जो अगली बार रिटायर होंगे ना, वो दूसरे सांसद चुन के आएंगे, वो उससे अगले 6 सालों के लिए होगा। तो ये हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिससे कभी भी हम भारत के जो चुनाव में आपने जैसा इस तरफ वाला शेख हसीना, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ऐसा वाला लफड़ा क्यों नहीं? क्योंकि भारत में हर समय पे कोई ना कोई सब व्यवस्थित चलती है सरकार। क्योंकि राष्ट्रपति को अगर चलाना होगा देश, संसद चलानी होगी कैसे, तो उसके लिए उपराष्ट्रपति है। और दूसरा, इनमें से भी एक जो सभापति हो गया तुम्हारा, सभापति कौन हो गया तुम्हारा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, जो पूरे राज्यसभा सांसदों की बात सुनता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। अगर आप कभी टीवी पे देख रहे हो तो ये देख लेना कि अगर नीचे जो रेड कारपेट बिछा है ना, तो समझ लेना राज्यसभा का काम चल रहा है, मतलब राज्यसभा में बात हो रही है। और अगर नीचे ग्रीन कारपेट है तो मतलब तुम्हारा लोकसभा का है। ये आप छोटी छोटी सी बातें हैं जो याद रख लेना। और राज्यसभा में सभापति के बाद भी एक उप सभापति होता है। उप सभापति को जो है ना, जो राज्यसभा के अंदर से चुने हुए व्यक्ति हैं ना, वही उसको चुनते हैं, उप सभापति को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब समझ लो कि राज्यसभा को इस क्यों नहीं भंग किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा ना राज्यों का परिषद कहलाता है। राज्यसभा डायरेक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा चुना हुआ तो है नहीं। राज्यसभा चुनते हैं विधायक, विधायकों को चुनते हैं हम। तो अल्टीमेटली चुने हुआ तो वो चुनाव तो हुआ उसमें, लेकिन वो एक लेयर है उसके अंदर विधायकों की, वो सेकंड लेयर से क्रॉस होकर जा रहा है, तो उसमें डायरेक्ट आम आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है। हम चुनते हैं विधायकों को और वो विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सांसदों को। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लो आप विधायक हैं, तो आप विधायक हैं, आप बोलो यार मैं राज्यसभा का सांसद बनना चाहता हूँ, तो बन सकते हो, कोई डाउट नहीं। आपको अपना पोस्ट खाली करनी पड़ेगी, आप अपना भर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सपोज करो कोई सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हो कि यार मैं तो सरकारी मास्टर हूँ या मैं कोई रेलवे में बड़ा अधिकारी हूँ और मैं राज्यसभा के सांसद के लिए अप्लाई कर दूंगा, तो नहीं हो सकता। आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा लिखत में, और उसके बाद ही आप राज्यसभा के सांसद के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त वही है कि आपके सपोर्ट में कम से कम 10 विधायक होने चाहिए। जब 10 विधायक आपको सपोर्ट करेंगे या उस पार्लियामेंट का जिस असेंबली से आप लेने जाना चाहते हो, जो असेंबली माना तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, तो 1/10, ये तो 40 सांसद 40 विधायक हो गए, 40 से अच्छा 10 विधायक कम से कम आपके पक्ष में होने चाहिए। सरकारी किसी चीज़ का आप लाभ नहीं लेते होना चाहिए। आप शिक्षक नहीं हो, आप कोई भी ऐसी सरकारी सर्विस में ना हो जिससे आप गवर्नमेंट का पहले से लाभ ले रहे हो और आप दूसरा फिर जाना चाहते हो। एक और शर्त है कि आप बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए, कि आप पता चले इतने डिफ़ॉल्टर हो कि आपके विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि यार ये तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ आदमी है, तो आप राज्यसभा के सांसद के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। दूसरा, अगर कोई सपोज करो कोई सांसद चुना गया और उसकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है, जस्ट 1 मिनट साथी, अगर सपोज करो कोई सांसद चुना गया राज्यसभा का और उसकी 2 साल के बाद होगी मृत्यु, अब वो सीट खाली होगी,
मतलब वैकेंसी खाली होगी। तो अब उसका क्या होगा साथियों, उस पर राज्यसभा का फिर से चुनाव होगा। अब जो भी उस प्रदेश से जो चुन के आएगा राज्यसभा का सांसद, अब उसका जो कार्यकाल है ना साथियों, वो 6 साल का नहीं रहेगा। उसका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 4 साल का। क्यों रहेगा? क्योंकि भाई 2 साल तो वो रह लिया, जो आदमी था वहाँ पे पहले से, उसकी होगी मृत्यु। अब जो बचा हुआ कार्यकाल है 4 साल का, उतने कार्यकाल के लिए वो नया नियुक्त हो गया, नया राज्यसभा। दूसरी एक और कंडीशन होती है कि वो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। राज्यसभा में कुछ ऐसे कंडीशन होती है जिससे उसको राज्यसभा का सांसद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो वो सीट खाली हो जाती है, वैकेंसी आ जाती है। तीसरा कि वो अपने से रिजाइन दे दें कि भाई मैं राज्यसभा का सांसद नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे अभी जो पंजाब की बात चल रही है, सुनने में आ रहा है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो पंजाब की जो तुम्हारी वर्तमान में राज्यसभा की सांसद है, वो अपना रिजाइन देंगी और उनकी जगह पे अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा का चुनाव करके उन्हें भेज दिया जाएगा राज्यसभा। तो उससे होगा क्या कि वो एक माननीय किसी गणमान्य पद पे रहेंगे, तो इसीलिए उनके साथ में इतनी झोल झमेल नहीं रहेगी। अब ये समझ में आती है कि यार ये जो नियुक्त होते हैं व्यक्ति है, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो क्यों करता है? देखो साथियों क्या है, आप ये समझो कि ये जो व्यक्ति हैं ये इनडायरेक्ट चुन के आ रहे हैं, इनका जनता से इन्वॉल्वमेंट इतना खास नहीं है। इन्हें तो विधायक चुन के राज्यसभा भेज रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई खेल जगत का भी हो सकता है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा सुभाष चंद्रा है, तुम्हारे जी बिजनेस के फाउंडर थे, उन्हें राज्यसभा का सांसद चुन लिया गया था। ये तो मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, जिन्हें भेज दिया गया है ना। और तुम्हारा एक बार राजस्थान से भेजे थे शायद उनको, और ये विजय माल्या भी राज्यसभा का सांसद रहा है। ऐसे अनेक, मतलब एक नहीं अनेक है। होता क्या है कि वो लोग अपनी जो एक्सपीरियंस है वो राज्यसभा में रख सके और उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कुछ अच्छा किया जा सके, इसलिए राज्यसभा के सांसदों को अलग से भेजा जाता है कि यार नहीं इनको लगता। अब ये देखो कि जैसे जो सोशल सर्विसेज हैं, आर्ट्स हैं, इनमें जो प्रधानमंत्री जिनको नॉमिनेट करता है उनको राज्यसभा क्यों भेजते हैं साथियों? उनको इसलिए भेजते हैं कि वो अपने फील्ड की कुछ चीज़ें जो राज्यसभा में रख सकें, जिनसे लगे कि हाँ इससे कुछ उस फील्ड के लिए अच्छा हो सकता है, वो उन लोगों को इसलिए चुना जाता है। और राज्यसभा में सदन तो भंग हो ही नहीं सकता, वो तो मैंने आपसे बता ही दी। दूसरा क्या है, एक चीज़ें और हैं साथियों, जो सब लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ जा कर के कि यार अगर सपोज करो 1/3 सांसद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन तो 6 साल बाद इसी बीच में अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यार युद्ध हो जाता है या टाइम पीरियड ग्रेस पीरियड में पहुंच जाती है, तो साथियों उसका भी टाइम पीरियड नहीं बढ़ता, वो तो जो कंडीशन है वो चलती ही रहती है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार देखा गया साथियों। आपको जान के इस बात का कि जो सरकार अपने पक्षों को या जो जिनकी पब्लिक में पकड़ नहीं है, साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों की पब्लिक के अंदर पकड़ नहीं है, ऐसा लगता है कि ये लोग जो है सांसद नहीं बन सकते पब्लिक के द्वारा चुन के। तो जो सरकार, जिस पार्टी की जिस सरकार रहती है, वे क्या करती है, उन व्यक्तियों को राज्यसभा के द्वारा चुन के सांसद बना के भेज देती है राज्यसभा में। और राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा गया है कि कोई भी विधायक मतलब वैसा विधायक नहीं, अगर कोई बिल आता है, मतलब बिल अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर कोई बिल लोकसभा में पास हुआ और वो राज्यसभा में पास हुआ नहीं, तो वो फिर बिल ही रह जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि उसका राज्यसभा से पास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो राज्यसभा से पास नहीं होगा, जब तक वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, और जब तक वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, जब तक वो बिल जो है कानून का रूप नहीं लेगा। तो ये तो जस्ट आपको समझ में आ गई होगी कि राज्यसभा का कितना महत्वपूर्ण रोल है और राज्यसभा के सांसदों का कितना महत्वपूर्ण रोल है, या राज्यसभा के सांसद कौन बन सकता है। तो अगर आपकी एज है सपोज करो 30 साल, तो आपको 10 विधायकों की सपोर्ट होनी चाहिए जिस राज्य से आप भरना चाहते हो, और वे 10 व्यक्ति आपको एफिडेविट भर के बाकायदा आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इनको राज्यसभा का सांसद बनाना चाहते हैं। तो फिर वो जब जाके, क्योंकि सीरियसनेस होनी चाहिए ना, एक ऐसा नहीं कि आप पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने ज़बरदस्ती में फॉर्म भर दिया कि नहीं मैं तो राज्यसभा का सांसद बनना चाहता हूँ, और आपके सपोर्ट में कोई विधायक ही नहीं है, तो पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट है। तो ये ऐसा नहीं है। उसके लिए एक अलग अलग प्रणाली बनाई गई है कि भाई 10 वहाँ से लेंगे, 20 वहाँ से लेंगे। या एक अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि जो तुम्हारा सचिन तेंदुलकर हैं, इन्हें कौन से सपोर्ट से राज्यसभा का सांसद चुना गया है, मतलब किस क्षेत्र से चुना गया है। उसमें गया था तुम्हारा एक तो सोशोलॉजी था, या तुम्हारा आर्ट्स था, या तुम्हारा
खेल जगत था, तो लोगों ने स्पोर्ट्स भर दिया, बोले इसमें स्पोर्ट्स से इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नहीं साथियों, स्पोर्ट्स का कोई कोटा ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे तो उस कंडीशन में जो लोगों का जुड़ाव रहता था, पूरा जो एकजुट हो जाता था देश, तो वो सोशोलॉजी में आ गया कि भाई इनसे लोगों का जुड़ाव है और कहीं ना कहीं इनकी कोई भी बात अगर ये उस क्षेत्र के लिए कहेंगे तो वो अच्छी रहेगी, इसलिए वो वहाँ किया जाता है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको अपने बच्चों को, मतलब मैं ऐसा पर्सनली बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को कम से कम एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। देखो, आपके बच्चे आईएएस बने नहीं बने, आईपीएस बने नहीं बने, बस चूँकि एक मैच्योर व्यक्ति का बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जब आप परिवार में आपके बच्चे या मैं या कोई भी जब वो किसी से मिलता है ना, तो उसके बात करने का जो तरीका है ना, वो बता देता है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हो। एक्चुअल में जिस चीज़ से बच्चा भटक रहा है ना अभी, जैसे पहले बच्चे गुरुकुलों में होते थे, तो गुरुकुलों में क्या किया जाता था साथियों कि भाई बच्चे के अंदर सबसे पहला तो एक मैच्योरिटी का लेवल डेवलप किया जाता था। आज तो वो शुरू से कह खे गए कुछ आया नहीं, सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है, पढ़ाना टम 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 और वो ख़त्म। बच्चे के अंदर एक फिजिकली एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो इतना सेंसिटिव रहता है कि वो जो अपने आसपास घट रहा होता है, जो घटनाएं उसके आसपास हो रही होती है ना, वो उतनी घटनाओं को वो बहुत बारीकी से क्लोज टाइम से बड़े वो करता है और फिर उसी को करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है। आपने ऐसा जर्नली देखा गया होगा, या मतलब आप प्रयास भी करोगे तो ऐसा देखेंगे कि जब मैंने कोई किसी का अगर बाप सपोज करो मिस्त्री है ना, कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री है या मिस्त्री कोई भी हो सकता है, चाहे वो नल का सुधारने का मिस्त्री हो, इलेक्ट्रिक मिस्त्री हो, साइकिल पंचर बनाता हो, तो जिस तरह का वो घटनाएं करता है, आपका जो छोटा बच्चा है ना, आपको देखा उसे देखा देखी वो भी खुट 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 खुट, उसे पता तो है नहीं वो कर क्या रहा है, पर चूंकि वो सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है कि भाई जैसा मेरे पापा कर रहे हैं शायद इससे कुछ होता होगा, इसलिए वो भी कर रहा है। तो बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत सेंसिटिव रहता है। तो इसीलिए मैं ऐसी मतलब अपने माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ, या मैं जो हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि आपका आज तय करेगा आप कल कहाँ रहोगे, आपके आज के किए गए निर्णय वे प्रयासी भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। उसका कारण क्या है साथियों कि वह व्यक्ति के अंदर एक मोटिवेशन रहे। जैसे बच्चों को कभी भी बात जैसे भागवत गीता पढ़ने के लिए देती, बेटा भागवत गीता पढ़ो। भागवत गीता पढ़ना किसके लिए ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है? ये एक मैच्योर व्यक्ति को, एक जैसे हम या आप या कोई भी पढ़ता है, तो भागवत गीता में आपने देखा वो कर्म को प्रधानता दी गई है। भागवत गीता में कोई ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है कि आप ये बोल दो कि ये हमारे जीवनचर्या के लिए गलत है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, एक बार तो गीता पढ़नी चाहिए। अगर राज्यसभा की जैसे बात कर रहे तो राज्यसभा में हम बात करें कि ये कौन से अनुच्छेद में मिलता है इसका, साथियों अनुच्छेद 80, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्यसभा होगी, राज्यसभा का एक पदेन होगा, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होगा, सभापति, एक उप सभापति को चुना जाएगा, राज्यसभा का कार्यकाल इतने इतने दिन में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। ये सब चीज़ें साथियों हम एक्चुअल में देखो क्या, मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं आपको दुखड़ा नहीं रोना कि आप सोचो कि ज़बरदस्ती में अपना दुखड़ा रोकर सुना रहा हूँ। मैंने जितना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद जो मैंने सीखा, मैंने इतना ही सीखा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अभी आने वाले समय में जो लोगों की नौकरियां जा रही हैं ना, वो जा रही हैं कहीं ना कहीं स्किल के कारण। मतलब देखो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ उसके माध्यम से जो तुम्हारा डाटा ऑपरेटर थे या तुम्हारा जिस तरह से कोई कंटेंट बना के देता था या किसी मुद्दे को बोलते थे यार इसको लिखना, राइटर की नौकरी थी, वो तो चली गई। आप चैट जीपीटी पे जिसका भी कॉन्टैक्ट चाहिए आप उसमें बोले मेरे को इस पर कॉन्टेंट बना कर दो, वो हाल बना के देता तुम्हें, ठीक है। दूसरा, एक तो धीरे धीरे ये जॉब लेस होगी। दूसरा, स्किल की बहुत बड़ी कमी है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्किल में अपग्रेड नहीं करना चाहता, ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है। मतलब मैं जान के मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप खुद अगर मैंने मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इंडस वैली 2025 एक रिपोर्ट है, इंडस वैली 2025 आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना, उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके बहुत आराम से बारीकी से देखना कि भाई इसमें क्या क्या बताया गया है। आपको जान का आश्चर्य होगा कि जो पिछले 5 सालों में जो
पर्सनल लोन की जो कैपेसिटी थी ना, वो उसका टिकट साइज़ जो पहले 2.5 से 3 लाख हुआ करता था, वो घट के हो गया है 50,000। मतलब ये समझ रहे हो कि पैसा कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है तुम्हारा छोटे, किसी को मोबाइल लेना है, किसी को एलईडी लेनी है, किसी को एसी लेना है। जो टिकट साइज़ एक 2.5 लाख का हुआ करता था, वो हो गया तुम्हारा 50,000। इंडस वैली 2025, इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड करना और इसमें बहुत से की फैक्टर हैं, उन्हें आप देखना कि देश में एक्चुअल में क्या है ना, स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। और अब देखो, जैसे जापान है, चाहे वो चीन है, इनमें क्या है ना कि जो भी आपको व्यक्ति मिलेगा ना, वो एक स्किल मिलेगी, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल है। जैसे मतलब मैं आज ही की अगर बात करूं, तो जो बहुत से लोग, मैं तो देखो कि अपनी वीडियो में कोई ना तो छेड़ाखानी करता, मेरी तो जो वीडियो रहती है जर्नल वीडियो रहती है, लेकिन वीडियो एडिटिंग और इस तरह की जो अभी न्यू जॉब क्रिएट हो रही है, लेकिन बच्चों को उस लेवल की कोई नॉलेज ही नहीं है। अब देखो क्या है कि कोई व्यक्ति अगर 10वीं 12वीं कर ली, तो उसे कलेक्टर से नीचे की जॉब करनी नहीं है। सबसे मेन बात क्या है कि उसे अपनी जो जॉब है ना, उसमें एक नेगेटिविटी दिखने लगती है। वो चाहता है कि यार मैं इस लेवल की नौकरी करूँगा। भाई अपने अंदर स्किल डेवलप कर ले, नहीं करनी, तैयारी कर ले, नहीं करना। मतलब उसने अगर 10वीं 12वीं करी तो उसे कम से कम कलेक्टर होना, या बीए कर ली तो उसे लग रहा है कि यार मैं तो इस लेवल का हुई नहीं, मेरे को तो कम से कम टॉप लेवल की नौकरी चाहिए। साथियों, अपने अंदर, अपने बच्चों को भी मैं खासकर अपने भी बोलता हूँ कि उनके अंदर स्किल डेवलप करो। किसी भी चीज़ को लेकर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कब फ्यूचर में किसको कहाँ काम पड़ जाएगा, इसका कोई तय नहीं है। तो मैं क्यों बोलता हूँ, अपने बच्चों से भी बोलता हूँ कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ में कोई अपने अंदर स्किल डेवलप करो, जिससे तुम इन फ्यूचर किसी भी चीज़ का सामना कर सको। क्योंकि कोई भी बच्चा, मेरा हो चाहे आपका हो, सब काम अगर नौकरी के भरोसे हैं, नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो। साथियों, अगर आपको मैं डाटा बताऊंगा, उस डाटा को देख कर आप चौंक जाओगे। जस्ट 1 मिनट। भारत के अंदर जो ऑल ओवर जॉब है ना, उसमें से 16% जो भी ऐसी हैं पूरे भारत में जो गवर्नमेंट सेक्टर से आती हैं। और हमारे पास में जो पावर सप्लाई है ना, जो हमारे पास में वर्क फोर्स है 50 करोड़ की, 145 करोड़ में से 50 करोड़ के आसपास आप वुमेन, वैसा बुजुर्ग, बच्चे, वे पकड़ लो। लेकिन जो 50 करोड़ के आसपास हमारे पास में वर्क फोर्स है, उसमें से भी लगभग 16% ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिनके पास में जॉब की सिक्योरिटी है। मतलब जो सरकारी नौकर हैं, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो तुम्हारा पायलट है, मतलब जिनके पास में गवर्नमेंट की जॉब की सिक्योरिटी है। और उन 50% के बाद में जो बाकी के बचते हैं, उसमें से 20% ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं। और साथ ही जान का आश्चर्य होगा, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ऐसी रिपोर्ट मेरे सामने आई कि मैं खुद दंग रह गया। मतलब उनकी तनख्वाह 10,000 है और उनके 40,000 रुपये का उन्होंने एसी लगा लिया। मतलब एक्सपेंडिचर का एक नेक्स्ट लेवल है। और उससे क्या, लोगों की जो क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई है ना, वो लैप्स हो जाती है। और क्रेडिट कार्ड का जो ब्याज है ना साथियों, वो कमर तोड़ देता है। लोग बाग क्या चाहते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड तो हम यूज कर लें। क्रेडिट कार्ड को यूज़ तो तुम कर लोगे, पर उसकी अगर एक बार भी आपकी किस्त बाउंस होगी ना, या आपका जो टाइम फ्रेम है वो निकल गया, तो 1750 रुपये तो फिक्स हैं जो लगने हैं। उसके बाद में प्रतिदिन आपके ऊपर ब्याज लगता है उस पैसे पे, जो पैसा आपने दिया नहीं है 40 दिन से, जो उसका टाइम फ्रेम है 40 दिन का। ऐसा समझो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आपका सपोज करो 4 लाख रुपए, 4 और छोटा मंगा लूँ, 1 लाख रुपए आपने यूज़ किया क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें जो टाइम फ्रेम है वो है 40 दिन का। भाई 1 महीने बाद तो आपका बिल जनरेट होगा, और बिल जनरेट होने के बाद शायद 10-15 दिन का आपको टाइम मिलता है। और 40 दिन का अगर आप किसी कारण से मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो, मतलब जो न्यूनतम ड्यू रहता है वो पे कर दिया, आपको ऐसा लगा कि मैंने पे कर दिया, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं किया। वो जो आपका फुल अमाउंट था वो पूरा बकाया है, मिनिमम ड्यू समझ लो आपने दान खातर में दे दिया। दूसरा तरीका, अगर आपने मिनिमम ड्यू भी नहीं भरा, आप बाउंस कर गए, तो 1750 रुपये जो फिक्स है वो तो लगना ही है, प्लस आप पे ब्याज लगना है 36% का। कब से कब तक? जितने दिन आपने पैसा यूज़ किया ना, 50 दिन। आपको क्या लग रहा है कि कल मैंने भरना था, कल नहीं भरा तो आज भर दूंगा, तो 1 दिन का ब्याज लगेगा? 1 दिन का नहीं लगेगा, ब्याज लगेगा 50 दिन का, जब से आपने पैसा यूज़ किया और आज तक। समझ में आई? इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार क्रेडिट कार्ड ना दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार क्यों है कि अगर
अगर आप आगे चला रहे हो और आप चलाने में एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समय पे बिल भर दे रहे हो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर इसने पीछे की ओर वार करना चालू किया ना तो आपको संभलने का मौका नहीं देगी वो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड वालों को तो मैं खास कर बोलता हूँ कि भाई इसे ना बड़े संभाल के चलाओ, क्योंकि इसे अगर आप तुम चलाते गए तो इंडस वैली 2025 आप पढ़ो तो सही, तो पता चलेगा उसमें कि यार ये क्या है क्या नहीं चल रहा। और एक और रिपोर्ट सामने है कि जो अफोर्डेबल जो घर हैं, जो अफोर्ड करने वाले घर हैं ना, उनकी जो मांग है ना वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और जो लग्जरी घर हैं, लग्जरी घरों की जो मांग है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे हुआ साथियों, ये इसको बोला जाता है के सेव रिकवरी। के सेव रिकवरी मतलब ऐसे, मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। कारण है कि दोनों की मेंटलिटी का फ़र्क। जो गरीब आदमी है ना वो अपने एसेट बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता, और जो अमीर आदमी है वो अपने एसेट बढ़ाता है। गरीब आदमी को अगर सपोज करो, आज गरीब इन द सेंस किसी भी, मैं पुअर मैन की बात नहीं कर रहा, गरीब का मतलब है मेरा कि जो व्यक्ति मेंटलिटी फाइनेंस से रिलेटेड है नहीं, वो व्यक्ति को अगर 20,000 रुपये की तनख्वाह मिली तो 20,000 में से सबसे पहले ये विचार लाता है कि मैंने खर्च कहाँ करूँगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें से भी सोचता है कि यार इसका करना क्या है। जो अमीर आदमी है उसके जो प्लान है ना, प्लान हमेशा फिक्स रहते हैं उसके। जैसे कि देखो, पहली बात तो उसका एक तो हेल्थ इंश्योरेंस वो नॉर्मल है, वो लेकर रखता है। दूसरा टर्म इंश्योरेंस वो लेकर रखता है। तीसरा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम रखता है अपने पास में कि यार अगर मेरा ये बिज़नेस, भाई अमीर है तो इसलिए बिज़नेस ही करता हो, तो ये बिज़नेस चल रहा है, उसके एडिशनल किसी दूसरे बिज़नेस में पैसा लगा के रखता है, तीसरे में रखता है। तो उसके पास में साथियों क्या है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के सोर्स हैं, कि उसके पास में जो इनकम है ना, जो पैसा आ रहा है ना उसके पास, वो कम से कम 4 से 5 जगह से आ रहा है। कि भाई एक तो उसने सपोज करो, मैं ऐसा मतलब पर्टिकुलर आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अदरवाइज ना लें। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सपोज करो, एक तो वो खुद कमा रहा है, चाहे वो ए ग्रेड जॉब में, चाहे किसी में, मान लो 1 लाख उसकी तनख्वाह आ रही है, 1-1.25 लाख रुपए। दूसरा, उसने सपोज करो कहीं गाड़ी वाड़ी लगा रखी, 2-4 गाड़ी किराए से दे रखी है, तो 20-20 हज़ार रुपये करके 4 गाड़ियों का किराया आ रहा है 80,000 रुपये। तीसरा, उसने किसी को सपोज करो 20 लाख रुपए ब्याज पे दे रखे हैं 2% के, तो 40-50 हज़ार रुपये वहाँ से आ रहे हैं उसके, समझ गए। 3 सोर्स ऑफ इनकम की। चौथा, मान लो उसकी कोई दुकान है जो कि कॉमर्शियल दुकान है और उसके पास में 5 दुकानें हैं, एक दुकान का किराया उसका 20,000 है, तो 1 लाख रुपये उसको दुकानों से आ रहा है। पाँचवा, मान लो उसके पास में 20 बीघा ज़मीन है, तो उसने ज़मीनों में पेड़ लगा रखे हैं चारों तरफ और ज़मीन को ठेके पे दे रखा है। छठा, कोई दूध की डेयरी का रखी है मान लो किसी ने, उसने बोल दिया यार एक काम कर, इस डेयरी में 50% का शेयर मुझे दे दे। कैसे, मतलब दूध की डेयरी में मान लो उसके लगे 10 लाख रुपए, उनने बोला यार मेरे को 10 लाख रुपए लगे, बोले एक काम कर 5 लाख में देता, तो कितने रुपए बचा पाता है? जस्ट 1 मिनट साथियों। उनने बोला तू 7 महीने भर में कितने बचते तुझे? उनने बोला यार मुझे बचते हैं महीने भर में 20,000 रुपये, या मतलब 50,000 रुपये, क्योंकि भाई अगर 10 भैंसें हैं और एक भैंस का दूध मान लो 40 रुपये किलो आपने बेचा, तो 40 रुपये किलो नॉर्मल बता रहा हूँ, 60-70 का रेट चल रहा है। एक भैंस ने 10 लीटर दूध दिया और 10 भैंसें हैं आपके पास में, तो आपके पास में 10 दाम 100, तो 100 किलो दूध हो गया, 100 इंटू 40 तो 4,000 का दूध हो गया। 4,000 इंटू आप ही मान लो एक महीने में 1,20,000 का दूध होगा। 1,20,000 में से जो आपके एडिशनल खर्चे हैं, चाहे उसमें डेयरी का, फर्म का, खाने का, पीने का, तो आप 50,000 रुपये निकाल दो, है ना। 50,000 में आपके पास बचा 70,000 रुपये। तो आपने 5 लाख रुपये लगाए थे उसमें, 10 भैंसें थी उसके पास, अब वो मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, 5 लाख के आपके 35,000 रुपये हर महीना, वो 50% का शेयर आपका है। भाई जो खर्चा है वो कर लेना, जो बाकी का प्रॉफिट आएगा वो आधा आधा कर लेना, तो 35-35 हज़ार आ गया। तो साथियों जो अमीर आदमी होते हैं ना, उनके जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर है। भाई वे क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं, इसीलिए वो परेशान नहीं होते। और जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, पहला तो क्या उसको शर्म आती है। साथियों आपके जान का आश्चर्य होगा, मैं अपने जीवन की वे कड़वी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो शायद नहीं करनी चाहिए। मैंने हर वो काम किया है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। हर वो काम किया है मैंने कर्म प्रधान होता है। मैं किसी भी छोटे काम को छोटा नहीं माना, बड़े काम को बड़ा तो सर भगवान के हाथ में, बाकी छोटा काम नहीं माना मैंने कोई भी। मेरे को मतलब सिंपल पैसे से था कि भाई मेरे को, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत थोड़ा सा मिडिल क्लास भी कहना बेहद ख़राब रहेगा, क्योंकि बहुत हम्बल
लाइन से आता था बच्चों की। मैंने उस फाइनेंशियली जो चीज़ है ना उसको मैंने खुद अपने अंदर से फील किया है। मैंने देखा है कि पैसे की प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने इस चीज़ को अंदर से ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके पास में पैसे से तंगी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो वो क्या होता है। और उसका कोई भी आप सोचो, आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं नहीं वो तो सब हो जाता है, कोई कुछ नहीं, सब फर्जी है। दुनिया के अंदर दो ही चीज़ें, या तो पैसा है या पावर है। अगर आपके पास में पैसा है तो पावर अपने आप आ जाएगी, पावर है तो पैसा होगा तो ही पावर आएगी। आपको आप अपने से कभी रिलेट करना इस चीज़ को, जब भी आप कभी अकेले में हो, एकांत में हो, इस बात को नोट करना कि जो बड़े आदमी हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल है ना, और जो आप मतलब आपसे इन द सेंस में तो आपकी बात नहीं कर रहा, जो पुअर क्लास है, जो बिल्कुल जिससे जॉब सिक्योरिटी तो बात नहीं, वो तो 150 कमाने हैं और 150 खाने हैं, उन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के जो फ्रेंड सर्कल है, उनकी बात करने का जो तरीका है, उसे आप कभी ऑब्जर्व करना। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, जो बड़ा मैनेजमेंट होता है, उनकी बात करने का तरीका आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। मतलब जो बात करेंगे वो उनका एक तरीका ही अलग रहेगा कि यार ऐसे नहीं है, ऐसा है, इस लाइन में ये चल रहा है, उस लाइन में ये चल रहा है, और अपन ऐसा कर लेंगे तो ये चाहेंगे, क्योंकि उनके गोल क्लियर हैं और उनको हर चीज़ के लिए प्लान बी तैयार है। अगर प्लान ए में कोई प्रॉब्लम आई तो तत्काल उनके पास में प्लान बी है। अगर ये प्लान ए ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, अपन प्लान बी तैयार रखेंगे। लेकिन मिडिल क्लास के पास में क्या है, प्लान है ही नहीं, उसको प्लान से लेना देना ही कुछ नहीं। उसको 150 कमाने हैं, उन 150 में 70 का पौवा पी लेना है, बाकी जो बचे वो बाद में समझेंगे क्या है। तो जीवन को जीने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति तनाव में है तो तनाव में क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेसी के कारण। फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं। अगर भारत के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूँ तो साथियों लगभग 12-13% के आसपास है, एवरेज में 20%। देखो फाइनेंशियली लिटरेसी और एजुकेशन जो लिटरेसी, उसमें दोनों में डिफरेंस है। जो शिक्षा का स्तर है और जो फाइनेंस से रिलेटेड शिक्षा का स्तर है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। आप इस डाटा को निकालो, बड़े गूगल पे देखो, सर्च करो, तब आपको देखने में समझ में आएगा कि यार ये तो वास्तविकता में सही है। क्यों भाई, पढ़ना, देखो तुम्हें क्या लगता है कि 10वीं आपने 12वीं 8वीं 9वीं कर ली, उसके बाद सब मेरे को सरकारी नौकरी हो जाए। सरकार कितनों को जॉब देगी? 145 करोड़ की पॉपुलेशन में गवर्नमेंट के पास में इतने पद ही नहीं है, सबको नौकरी दे देगी। तो उसके लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कुछ अपना कोई MSME बिजनेस चालू कर लेंगे, कोई छोटे लेवल पे कोई उद्योग चालू कर लेगा। तो अगर देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो उद्योग चालू कर लेते हैं ना, चाहे छोटा ही सही, तो वो 4 लोगों को रोज़गार दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई यार ठीक है, नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो अपना बैठे हैं भैया, मजदूरी कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको तैयारी करनी है अपने से, अपने बच्चे को तैयार करना है। अगर आप अपने बच्चे को तैयार नहीं कर पाओगे, आप अपने बच्चे को वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं करोगे, तो आपका बच्चा ही क्या करेगा? भाई बच्चे कहाँ से सीखते हैं? हमसे तो सीखते हैं। अगर आप उनके अंदर हमेशा नेगेटिव फीलिंग लाओगे कि यार नहीं कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम रहने दो, ये तो बेकार है सब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब अपन की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तो बेटा वो ऐसा मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव में रहो, अपने अंदर एक्टिविटी वो जागृत करके रखो। मतलब कुछ भी करने की एक जो आशा अभिलाषा है ना तुम्हारे अंदर, वो रहनी चाहिए कि यार अपन को, अगर मैं कभी अपने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करता कि अगर तुम अगर 8वीं पास है, मतलब 10वीं में जैसे पास नहीं होंगे तो यार पापा हमें तो आप बताओगे हम IAS बने, IPS बने, UPSC करें, क्या करें, तो मैं कभी नहीं बोलता कि यार तुम्हें तो देखो, मैं चाहता हूँ कि आप एक मैच्योर व्यक्ति बने। क्योंकि अगर आपके अंदर समझदारी का एक लेवल रहेगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा, तो आप समाज में अगर 4 आदमियों में बैठोगे तो आप अलग ही दिखोगे, उठोगे बैठोगे। क्योंकि हमारे जो आज बच्चे हैं ना, वो फ्यूचर में जाके हम लोगों का बड़ा रूप लेंगे और वही हर क्षेत्र में जाएंगे, चाहे कला के क्षेत्र में जाएं, चाहे किसी क्षेत्र में जाएं। तो साथियों, लाइट चली गई है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।